नमस्कार, मेरा नाम अनिल शर्मा, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ HPSRLM में। आज एनआरएलएम रिलेटेड मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं श्रीमती निर्मला जी, SPM IBCB। आपका इस चर्चा में स्वागत है। थैंक यू सर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिट है वो है स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, हमारी बहुत सारी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो शायद नहीं जुड़ी हैं, जुड़ना चाहती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये स्वयं सहायता समूह का जो गठन होता है वो कैसे होता है, कैसे हम इसका गठन करते हैं? जी सर, NRLM के तहत सर ये स्कीम है जो ग्रामीण महिलाएं हैं जिनको किसी जो अपने भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से या अपने आर्थिक परिस्थितियों की वजह से जिनको मौका नहीं मिल पाया, इस स्कीम के तहत हम उनको एक मौका देते हैं ताकि वो अपनी जो आर्थिक परिस्थितियां उनको सुधार करके और अपने जीवन स्तर को थोड़ा बेहतर बना सके। उसके लिए सर मिनिस्ट्री के थ्रू हम दो तरीके से काम करते हैं। एक हमारा PIP प्रोसेस होता है और दूसरा हम लोग जो SEC डाटा है उसको हम लोग उठाते हैं। जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 की हुई थी, उसको आधार मानकर भी हम लोगों का चयन करते हैं। ठीक। इसके लिए सर हमारे जो पहले हम लोग एक सर्वे करते हैं जिसके तहत हमें जो गांव में महिलाएं मिलती हैं जो थोड़ा एक्टिव हैं, जो थोड़ा बाहर जाके बात कर सकती हैं, थोड़ा पढ़ी लिखी हैं, उनको हम चिन्हित करते हैं। लेकिन SCCC डेटा से रिलेटेड है या फिर BPL से संबंधित है? ठीक है। और उनको हम लोग पहले ट्रेनिंग देते हैं और उनको हम लोग अपना एक कैडर के तरीके से बनाते हैं जिनको हम लोग CRP बोलते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन बोलते हैं। जो SHG की मेंबर है और एक्टिव मेंबर्स है, या तो वो प्रधान रही है या सचिव है या ट्रेजरर है, कोई ना कोई वो ऑफिस बियरर रही है और वो एक्टिव है, तो उनको उनकी एक्टिव होने के आधार पर हम उनका चयन करते हैं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के तौर पर। ठीक है। और उनको हम लोग काम देते हैं समूह बनाने का, क्योंकि वो अपने उनकी हम ट्रेनिंग करवाते हैं और NIRD हैदराबाद के साथ हम टाई अप करते हैं। उनकी हमारी 12 दिन की ट्रेनिंग होती है जिसमें कि उनको हम लोग रिकॉर्ड कीपिंग, समूह की जरूरत क्या है, उनके किस तरीके से आगे काम करेंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग उनकी पूरी 12 दिन का हैदराबाद में उनकी ट्रेनिंग होती है, या फिर हैदराबाद से जो नियुक्त जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वो हिमाचल में आते हैं और उनकी हम ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग करवाते हैं। उसमें फील्ड विजिट भी हम लोग इंक्लूड करते हैं ताकि उनको परिस्थितियां किस तरीके से हैं उनको अच्छे से जानकारी मिल सके। तो ये हो गया हमारा स्वयं सहायता समूह का गठन। अब स्वयं सहायता समूह का गठन हो गया, CRP को कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का चयन हो गया। अब हमने कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन आइडेंटिफाई कर ली, उनकी ट्रेनिंग कर ली, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, फिर अब हम उनको राउंड पर भेजना है। तो ये राउंड क्या है सर? दरअसल हम लोगों को क्योंकि मिनिस्ट्री से हर साल एक टारगेट दिया जाता है और NRLM का एक ही मकसद है कि कोई भी महिला जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है वो कहीं भी हमारे इन सुविधाओं से छूटी नहीं रहनी चाहिए। उन सबको इस NRLM परिवार में लाने के लिए हम लोग इनके राउंड लगवाते हैं ताकि वो गाँव में जाकर के हमारी जो CRP महिलाएं, एक तो उनको रोजगार मिलता है, उनको हम लोग मानदेय देते हैं जब वो फील्ड में जाकर के काम करती हैं, उनसे उनको आर्थिक परिस्थितियां भी उनकी अच्छी होती है। दूसरा, वो लोगों से जाके जब बात करती है उनका एक अपना आत्मविश्वास भी बढ़ता है और उनकी बातचीत करने का तरीका भी वो सीखती हैं। इससे जो महिलाएं हैं जो रह चुकी हैं उनको भी हम इसमें जोड़ते हैं। NRLM के तहत कम से कम हम लोग 7 महिलाओं से लेके 15 महिलाओं का समूह बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसी के लिए हम ये राउंड्स लगाते हैं क्योंकि लोकल जो महिलाएं हैं वो अपने उसी ब्लॉक में रहते हुए उसी ब्लॉक की जो महिलाएं छूट गई उनको हमारे NRLM के परिवार में जोड़ सके, उसके लिए सर हम लोग राउंड लगवाते हैं। बहुत बढ़िया। ये जो पंचसूत्रा का पालन करना होता है, जनरली मैंने देखा CRP राउंड्स लगते हैं, महिलाओं को इकट्ठा करते हैं, बताते हैं कि भाई पंचसूत्रा का पालन करो। तो क्या है इसके पीछे मेंटेलिटी? पंचसूत्रा क्यों करना है? नहीं भी करें तो क्या है, डिसिप्लिन जरूरी है क्या? सर बिल्कुल, जिस तरीके से हम लोग स्कूल जाने के लिए हमारा एक समय निर्धारित होता है, हम स्कूल में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, एक ड्रेस पहनते हैं ताकि सब में एक समानता की भावना है। इसीलिए पंचसूत्रा का पालन करना अनिवार्य है ताकि उनको एक ये पता चल सके। हम लोग हर महीने बैठक करेंगे जिसमें हम लोग मिलेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे। इससे क्या होता है कि उनका आपस में एक विश्वास बढ़ता है, एक दूसरे को वो पहचानती है। दूसरा, बैठक के बाद क्योंकि उनकी बचत होती है, जहाँ पैसों का लेन देन होता है वहां आपको
लगता है कि मैं पैसा दे रही हूँ, एक इंटरेस्ट बढ़ता है, एक भागीदारी का आपको वो महत्व पता चलता है कि मेरा पैसा जा रहा है, तो आपको भी लगता है कि मुझे उससे जरूर कुछ जुड़ना चाहिए। तीसरा सर, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड कीपिंग रहता है, तो रिकॉर्ड कीपिंग में फिर उनको एक ट्रांसपेरेंसी रहती है कि हर एक चीज जो लिखित रूप पे है, कल को मैं देखना चाहूँ या मैं कुछ लेना चाहूँ तो उसका फायदा हो सकता है। और आप भूलते नहीं है जी, जनरली इंडिविजुअली जब हम कोई अपनी पैसों की लेन देन करते हैं तो फिर हम कई बार भूल जाते हैं। बिल्कुल, चौथे पांचवें दिन हम याद रखना, तो रिकॉर्ड कीपिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपने छोटी छोटी बचत की, चाहे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए सबने इकट्ठे दिए, किस डेट को दिए, वो सारा कुछ आप अपने पास लिखित रूप में रिकॉर्ड में रहेगा। जी सर जी। और सर इसमें चौथा जो कंपोनेंट है हमारा, जिसमें हम लोग लेन देन के लिए बोलते हैं, दरअसल क्या होता है कि ये एक तरीके से उनका बैंक होता है, छोटा इंटरलोनिंग के लिए छोटा बैंक होता है, आपस में लेन देन वो कर सके जब उनकी जरूरत है, तो उनको अपने ही घर पे, अपने ही घर के पास में वो चीजें बिना किसी ब्याज दर के आसानी से वो ले सके, जिसमें महिलाओं को संकोच भी नहीं होता है। पांचवा जो इसका मेन मकसद है वो है जो आपने लोन लिया उसको वापसी कर सके, ताकि एक महिला वापस करेगी तो वो दूसरी महिला उसको लेगी भी। बट इसमें क्योंकि हम लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% रहता है, तो उससे क्या है कि महिलाओं की आमदनी भी होती है। तो इन सब चीजों से एक उनमें एकता बढ़ती है, एक उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास बढ़ता है। इससे उनका जो समूह है वो संगठित होता है, और आने वाले समय में वो जब बैठक करेंगी वो ये सोच पाएंगी कि आज की परिस्थितियों में हम लोग किस तरीके से अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। सरकार की ये स्कीम है, उसके बारे में वो बैठक में चर्चा करती हैं। आने वाले समय हम लोन के साथ में क्या क्या गतिविधियां कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने गांव के विकास के लिए किस तरह की गतिविधियां कर सकते हैं, उन सब चीजों पर सर वो चर्चा करती है बैठक में। स्वयं सहायता समूह का हमने जिक्र किया। अब स्वयं सहायता समूह के ऊपर का जो एक हायरार्किकल जो हमारी यूनिट है वो है ग्राम संगठन, जिसे हम विलेज ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो कितने स्वयं सहायता समूह को मिलाकर हम ग्राम संगठन बनाते हैं, और ग्राम संगठन का इम्पोर्टेंस या जरूरत है क्यों? स्वयं सहायता समूह खुद भी तो काम कर सकते हैं, तो ग्राम संगठन में क्यों जोड़ना है उनको? जी सर, ये सवाल काफी हद तक हमारी महिलाएं हम लोगों से पूछती है। दरअसल क्या होता है कि सर जो समूह है वो कहीं पे 5 महिलाएं हैं, कहीं पे 8 हैं, कहीं पे 10 महिलाएं हैं। तो वो महिलाएं क्योंकि अपने गांव स्तर पे ही रहती हैं, तो उनको उनमें वो आत्मविश्वास नहीं जग पाता है। इसी के लिए हम लोग ग्राम संगठन बनाते हैं। एक ग्राम संगठन में हम लोग कम से कम 8 से लेकर के 15 महिलाओं को या 20 महिलाओं को भी 15 से 20 समूह को जोड़ते हैं। उससे क्या होता है कि जब हमारी 10-15 समूह उसमें जुड़ जाते हैं तो एक काफी महिलाओं का एक संगठन वो बन जाता है, जिसमें कि उनको एक ये प्रोत्साहन मिलता है कि हम इतनी सारी महिलाएं जुड़ गई हैं, तो हम अगर किसी दफ्तर में हमारा कुछ काम नहीं हो रहा है या अपने गांव के विकास के लिए, अपने समूह के विकास के लिए अगर कुछ बात कहनी है, तो एक उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है कि वो उस दफ्तर में जाके अपनी बात को कह सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पीछे इतनी महिलाएं खड़ी है। और सर मैंने बहुत सारे ऐसे शराब के ठेके बंद होते हुए देखे हैं, जहां सारी महिलाएं जब इकट्ठी हुई, उन्होंने कहा कि कोई भी सामाजिक बुराई है, कोई भी आर्थिक बुराई है, अकेले आपको कहीं ना कहीं, जैसा आपने कहा, आत्मविश्वास की कमी झलकती है। पर जब आपको लगता है कि इतनी सारी भीड़ है, और ये सारी भीड़ नहीं है, ये सारी वो महिलाएं हैं जो बिल्कुल कुछ भी कर सकती है, तो आप अपनी बात को मनवा सकते हैं। बिल्कुल सर। मैंने ग्राम सभा के भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे, जहां जनरली ग्राम सभा में हम ये सुनते हैं कि कहीं ना कहीं जो शेल्फ तैयार होती है मनरेगा के तहत, और बहुत सारे जो इश्यूज पर चर्चा होती है, तो बहुत सारे ऐसे जो जेन्युइन मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, शायद उन पर डिस्कशन नहीं होता या वो रिकॉर्ड में नहीं आते। लेकिन ग्राम संगठन बनने के बाद जब ये महिलाएं वहां जाती, ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करती हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, तो मैंने बहुत सारे हमने बदलाव देखे हैं। बिल्कुल सर। अभी सर इन सब चीजों को, महिलाओं के ग्राम संगठन को हमारे जो डीसीज हैं और जो हमारे एडीएम्स हैं, वो भी इनको मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अभी भांग उखाड़ो एक आंदोलन चला था, अभियान था, उसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। स्वच्छता अभियान है, उसमें महिलाएं बहुत अच्छे से काम करी, हमारे ग्राम संगठन की महिलाएं। पोषण अभियान है। तो इन सब चीजों में उनको भी ये चाहिए कि ऐसे लोग आगे आए जो कि जिनका कोई अपना एक सोशल मकसद हो, जो ना कि केवल पैसे के लिए बल्कि सामाजिक विकास के लिए अपना सहयोग दे सके। और ग्राम संगठन में लीडरशिप जो है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होती है और लीडरशिप रोटेशन भी होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि आप पहले एसएचजी के किसी स्वयं सहायता समूह के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं,
2 ऑफिस बियरर जो है वो उसके मेंबर होंगे, बिल्कुल सर, विलेज ऑर्गेनाइजेशन के। जी सर, तो जी, कहीं ना कहीं आपको वहाँ वीओ में रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, आप अपनी बात वहाँ रख सकते हैं। और वीओ में ग्राम संगठन में किसी स्कीम पर अगर चर्चा हुई या कोई डिसीजन हुआ या सरकार की कोई स्कीम है जो ग्राम संगठन तक आपको कन्वे की गई, तो वो आगे आप समूह की महिलाओं को बता सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें क्योंकि हमारी महीने में 2 बैठक होती है, एक सामाजिक बैठक होती है, एक आर्थिक बैठक। आर्थिक बैठक में जनरली महिलाएं क्या करती है, बैंक के संबंधित या कोई नाबार्ड है या ऐसे डिपार्टमेंट जो किसी तरीके का अनुदान देते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाती है। उससे फायदा ये होता है कि उनको जितनी भी आर्थिक स्कीम्स है उनके बारे में जानकारी मिलती है और वो उस दिन अपना लेन देन सब चीजों के बारे में चर्चा करती हैं। और सामाजिक जो इनकी बैठक होती है उसमें ये लोग समाज से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं, जैसे लॉयर्स को बुला लेते हैं, हेड डिपार्टमेंट से बुला लेते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से बुला लेते हैं। इस तरीके से अलग अलग विभाग के लोग आते हैं, उनको भी पता चलता है कि ग्राम संगठन में इतनी महिलाएं जुड़ी हैं और वो इस तरीके की गतिविधियां कर रही हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के टारगेट होते हैं। तो वो हमारे समूह से और खासकर हमारे ग्राम संगठन से सभी डिपार्टमेंट जो है कन्वर्जेंस के अंडर उनके साथ में मिलकर के काम करते हैं। बहुत बहुत अच्छी, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात कही कि समूह के लेवल पर जो आप बैंकर्स को नहीं बुला सकते, दूसरे डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव या उनके ऑफिशियल्स को नहीं बुला सकते, ग्राम संगठन लेवल पर आप उनको बुला सकते हैं ताकि अलग अलग विभागों की जानकारी जो है वो उनके साथ शेयर कर सके। अभी तक हमने बात की स्वयं सहायता समूह की, फिर हमने बात की ग्राम संगठन की। अब इससे भी एक ऊपर जो हायरार्किकल जो हमारी यूनिट होती है वो होती है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। फेडरेशन, अब हम फेडरेशन की बात करते हैं जहां मतलब हजारों महिलाएं जो है ना उस फेडरेशन से जुड़ी होती हैं। जी, तो ये फेडरेशन क्यों जरूरी है? अब कितने वीओ को मिला के अब हम फेडरेशन की बात करते हैं? सर, जो हम लोग फेडरेशन बना रहे हैं उसमें लगभग हमारे 8 से लेकर के 25 हमारे जो ग्राम संगठन है वो उसके साथ में जुड़े होते हैं। दरअसल जो हमारा ये फेडरेशन है वो एक तरीके से एक दफ्तर के तरीके से काम करता है। इसको हम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 के तहत इसको हम रजिस्टर भी करवाते हैं, ताकि आने वाले समय में कुछ भी बड़े निर्णय लेना है, जैसे कि आपको अपने ब्लॉक में कोई मेला ऑर्गेनाइज करवाना है, कोई जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करवाना है, कोई बड़ा हेल्थ कैंप, पूरे अपने जो ब्लॉक है उस ब्लॉक स्तर पे काम करने के लिए हम फेडरेशंस का निर्माण करते हैं। इसमें जो है हमारे हर एक ग्राम संगठन से 2-2 प्रतिनिधि आते हैं जो कि इसमें इसके सदस्य बनते हैं। कुल मिला के इसमें मान लीजिए अगर हमारे 10 ग्राम संगठन है तो इसमें हमारे 20 लोग आ जाते हैं, जिसमें से 5 हमारे पदाधिकारी होते हैं। बाकी इसमें हम लोग एक सब कमिटीज भी बनाते हैं सर। सब कमिटीज का ये फायदा होता है कि उसमें से हम कुछ महिलाओं को लीडरशिप की क्वालिटी सिखाने के लिए, कुछ को हम लोग बैंक संबंधित कार्य दे देते हैं, कुछ महिलाओं को हम लोग सामाजिक सुधार के संबंधित कार्य दे देते हैं, कुछ महिलाओं को हम इंश्योरेंस के संबंधित कार्य दे देते हैं। ऐसे हम लोग अलग अलग उस ब्लॉक के संबंधित अलग अलग काम दे देते हैं, ताकि वो अलग अलग विभाग के साथ में जुड़ करके उनकी जो स्कीम है उसके बारे में पता कर सकें, वो स्कीम के बारे में पता करके अपने ग्राम संगठन को जानकारी दे सकें और ग्राम संगठन वही जानकारी जाके अपने जो समूह है, स्वयं सहायता समूह है, उन तक पहुंचा सके। बहुत बढ़िया। मैंने स्टार्टअप और रिवॉल्विंग फंड की हमने बात की, तो जो हमारा स्टार्टअप फंड है वो ग्राम संगठन को लगभग 45,000 हम देते हैं जी, और क्लस्टर लेवल जो फेडरेशन बनता है उसको हम 1,10,000 देते हैं, जस्ट स्टार्टअप फंड। अपना ऑफिस सेटअप करना है, स्टेशनरी वगैरह लेनी है, इस सब चीज़ों के लिए। तो ये जरूर हमारी रिक्वेस्ट रहेगी जितने हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जो ग्रुप से जुड़ी हैं, समूह जिनके हैं, वो जरूर वीओ के माध्यम से ग्राम संगठन से जुड़े, और जो ग्राम संगठन में जुड़े हैं वो अपना फेडरेशन जरूर बनाएं, क्योंकि जैसा मैडम ने कहा, निर्मला जी ने कहा, बहुत सारी ऐसे डिसीजंस हैं जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन अपने लेवल पर ले सकते हैं। बहुत सारे, चाहे वो मेले हो, चाहे वो आगे रोजगार संबंधित निर्णय हो, चाहे वो अपनी कोई स्कीम के बारे में चर्चा हो, किसी भी लेवल पर आपने ये सारे निर्णय लेने हैं तो ये सारे आप फेडरेशन में ले सकते हैं। बहुत सारी सब कमिटीज बनती हैं जो महिलाओं की सुरक्षा से लेकर उनको उनके रोजगार से लेकर बहुत सारे जो मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आज हमने इन सब बिंदुओं पर चर्चा की और इस चर्चा में आपने भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि हमारी इस चर्चा से हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं उनको न सिर्फ हमने गरीबी के दुष्चक्र से बाहर लाना है, भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी एक योजना है या फिर एक ड्रीम है, लखपति योजना, जिससे हर परिवार को हमने
लखपति बनाना है, तो उनको ना सिर्फ सामाजिक दुष्चक्र या ये जो गरीबी और बीमारी और बाकी सारी चीजें उससे बाहर लाना है, बल्कि आर्थिक उन्नति में भी वो सहयोग कर सकें। हमने ये भी इंश्योर करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पाथ पर उनको हम ला सकें। सारी जितने भी हमारी ग्रामीण विकास विभाग की, पंचायती राज विभाग की और अन्य जो हिमाचल प्रदेश सरकार के तहत विभाग है, विभिन्न विभाग है, उनकी जो कल्याणकारी स्कीम्स है, उन सभी स्कीम्स की जानकारी आम जन तक पहुंचे स्वयं सहायता समूह की हमारी महिलाओं के माध्यम से, और उन्हें और उनके परिवार को इन सभी स्कीम्स का लाभ मिल सके। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हमारा एक छोटा सा प्रयास है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे एनआरएलएम की इम्पोर्टेंस, एनआरएलएम का ऑब्जेक्टिव, एनआरएलएम का मिशन क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए अगली बार एक नई शख्सियत के साथ इस बार के लिए थैंक यू।